हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। एक्सरसाइज हमारा होने वाला है 6.1। अब ये चैप्टर 6 जो है ना, हमारा चैप्टर का नाम है समरूप त्रिभुज। तो जाहिर सी बात है, हमको समरूपता के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ त्रिभुज के बारे में भी पढ़ना है। ये दोनों बातें हमको पढ़ना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 6.1 के बारे में, तो बहुत आसान एक्सरसाइज है। जो बातें हम यहाँ पर बता रहे हैं हमारे परिचय वाले वीडियो में, अभी जो हम करेंगे उसको अगर तुम समझ पाते हो अच्छी तरह से तो 6.1 बहुत ही आसानी के साथ कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्चुअल का क्वेश्चन है। वहाँ पर जो हम यहाँ पर बताएंगे वही वहाँ पर यूटिलाइज आने वाला है। तो क्या क्या जानना है इस चैप्टर में हमको, शुरुआती बातों को उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अपने को बात करना है सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, या ये भी बोल सकते हैं कि सर्वांगसम आकृति क्या होता है। इसके बारे में हमको बात करनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। आ जाओ जरा। सपोज मान लो तुम्हारे पास दो पिक्चर है, खुद का खींचा हुआ एक पिक्चर था मोबाइल में, जिसको तुमने इसको A4 साइज पेपर पर निकाला, जिस पर हमारा नोट होता है या फोटो स्टेट कराने जाते हैं ना, प्रिंट कराने, तो वहाँ पर A4 साइज जो मिलता है उस पर तुमने A4 साइज पर दो पिक्चर निकाला। अब चूंकि A4 साइज पर दो पिक्चर निकाल रहे हैं और उसके आकार में किसी प्रकार का पिक्चर में किसी प्रकार का छेड़छाड़ हमने नहीं किया है, तो ये दोनों A4 साइज का जो पेपर है ना, जिस पर हमने पिक्चर निकाला है, हमारा जो पिक्चर होगा यहाँ पर हर एस्पेक्ट से, हर प्रकार से बराबर होगा। मतलब जितनी लंबाई इस पिक्चर की होगी उतना ही लंबाई इस पिक्चर की होगी। ठीक है, जितना हाथ बड़ा होगा इस पिक्चर में उतना ही हाथ बड़ा होगा इस पिक्चर में। यानी कि कहने का मतलब है दोनों पिक्चर चूंकि एक ही इंसान का है, देखने में इक्वल तो होगा ही, बराबर होगा ही, साथ ही साथ इसकी माप भी समान होगी, मतलब इसका माप भी बराबर होगा। तो ऐसे आकृति को हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम आकृति। मतलब वैसी आकृति जिसका माप और माप क्या हो, आकार और माप दोनों समान हो, मतलब देखने में भी एक जैसा लगे और अगर मापे तो भी हमारा आकार एक जैसा मिले, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वांगसम आकृति। और अगर कोई ऐसा दो त्रिभुज है जिसमें क्या कहा जा रहा है, आकार, जिसका आकार और माप दोनों समान हो। त्रिभुज देखो देखने में तो बहुत काफी हद तक एक जैसा ही लगता है, लेकिन कई बार क्या होता है, अलग अलग दिख सकता है। यहाँ पर दो त्रिभुज है, सर्वांग समता का मतलब समझ लेते हैं। दो त्रिभुज है हमारे पास, आकार और माप बराबर होने का मतलब, त्रिभुजों में जब हम बात करते हैं आकार बराबर होना चाहिए, मतलब दिखता तो सेम ही है सब, और साथ ही साथ माप भी समान होना चाहिए। इसका मतलब है क्या, तो किसी भी त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, हमको पता है। यहाँ पर देखेंगे ये पहली भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC और तीसरी भुजा है AC। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये पहली भुजा दूसरे त्रिभुज में DE है, दूसरी भुजा EF है और तीसरी भुजा DF है। ये तो दोनों समझ में आ गया। यहाँ पर एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, एंगल D है, एंगल E है, एंगल F है, यानी कोण ABC, कोण DEF। अब त्रिभुज के सभी अंग समान होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि त्रिभुज ABC और DEF में ABC बराबर होना, ये देखो गड़बड़ हो गया, AB बराबर होना चाहिए DE के, BC बराबर होना चाहिए EF के और AC बराबर होना चाहिए DF के। ठीक है जी। देन हमारे पास एंगल A बराबर होना चाहिए एंगल D के, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। एंगल B बराबर होना चाहिए एंगल E के, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। और एंगल C बराबर होना चाहिए एंगल F के। अगर इतनी बातें इस दोनों त्रिभुज में हो जाती है तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। अब देखो सर्वांग समता का चिन्ह क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर ले। हमने 9th कक्षा में पढ़ा है, अगर तुमको रिमाइंड करा देना, हो सकता है तुम भूल गए हो। तो सर्वांग समता का जो चिन्ह होता है ये होता है। तो ये सर्वांग समता के बारे में समझ में तुमको आ गया। हर एस्पेक्ट से, हर प्रकार से जब दो आकृति बराबर होती है तो वो सर्वांगसम आकृति कहलाती है। त्रिभुजों में यदि तीनों कोण, तीनों भुजाएं बराबर है तो
त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना है, अभी जो हमको 10th में पढ़ना है सर्वांगसम नहीं पढ़ना है, हमको यहाँ पर पढ़ना है समरूप। अब बोलोगे समरूप आकृति किसको बोलते हैं, आ जाओ समझते हैं। हमने क्या किया था, यहाँ पर दो पिक्चर हमने बनाया था। देखो यहाँ से ये था हमारा A4 साइज पेपर पर एक पिक्चर था। ठीक है, A4 साइज पेपर पर ये था, और दूसरा पिक्चर हम क्या कर रहे हैं, इसी पिक्चर को हम A4 साइज के आधे पेपर पर निकाल रहे हैं, आधे पेपर पर निकाल रहे हैं। साइज हमने चेंज नहीं किया, ये मान के चल रहे हैं जो एस्पेक्ट रेशियो इसका है वही एस्पेक्ट रेशियो इसका भी है। ठीक है, रेशियो वही है, तो ये दोनों जो पिक्चर है ये क्या कहला जाएगा, समरूप कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, समरूप। मतलब अगर दो पिक्चर है हमारे पास, देखने में समान है लेकिन साइज माप समान नहीं है उसका, तो वो क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। देखो जो भी समरूप आकृति, एक बात यहां से हम क्लियर कर लेते हैं, जो भी समरूप आकृति, जैसे अगर यहाँ पर देख रहा है, अगर सब बोले दो त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब क्या होता है, देखने में समान है। अच्छा, दो त्रिभुज हमेशा समरूप नहीं होते, इसके बारे में आगे और अच्छी तरह से बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर दो आकृतियां समरूप कही जाती है यदि उनका माप समान नहीं, माप समान क्या है, जिनका आकार समान हो लेकिन माप समान नहीं हो, समरूप आकृति कही जाती है। मतलब छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन देखने में एक जैसा है, समरूप आकृति कहलाती है। ये समझो यहां से। अब एक बात यहां से हमको समझ लेना है कि देखो बहुत सारी बातों को हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, गणित में पढ़ते हैं, तो उसका हमारे जीवन में कुछ ना कुछ यूटिलाइज, कुछ बातों का तो हमारे जीवन में सीधा यूटिलाइज हो जाता है। जैसे हमने एडिशन सीखा था, सब्सट्रैक्शन सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा था, उसका तो प्रयोग हो जाता है। लेकिन ये जो समरूपता पढ़ रहे हैं, कहीं पर प्रयोग होता है क्या, बिल्कुल होता है। इसी चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस को हम करेंगे जहाँ पर समरूपता का हम देखेंगे वहाँ पर कि किस तरह से प्रयोग करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं समरूपता का जो प्रयोग होता है पर्वतों की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए। अब पर्वत को मापा नहीं जा सकता, हमको पता है, मापेंगे तो बड़ा समस्या होगा मापने में, तो पर्वत की ऊंचाई निकालने के लिए समरूपता का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आकाशीय पिंडों, तारों की दूरी, सूरज की दूरी, चंद्रमा की दूरी, इन सब को निकालने के लिए भी हम समरूपता का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो कुछ और बातें जो यहां से हमको समझ लेना है। दो वृत्त आपस में हमेशा समरूप होते हैं। अब वृत्त छोटा हो बड़ा हो उससे बहस नहीं है, दो वृत्त हमेशा क्या होगा, समरूप ही होना है। यहाँ पर देखो 4-5 वृत्त नजर आ रहा है तुमको, सारे वृत्त एक दूसरे के समरूप है। समरूपता का चिन्ह देखो यही होता है, ये सारे के सारे वृत्त क्या है, समरूप है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनका आकार छोटा है बड़ा है, देखने में एक जैसे है, मतलब समरूप है। दो आयत आपस में समरूप होते हैं। देखो यहाँ पर हमने 3 आयत लिया, इस तीनों आयत में सभी एक दूसरे के समरूप होंगे क्योंकि देखने में एक जैसे हैं, तो ये समरूप हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात कर ले। 4 आयत है ना, हाँ चलो जी। दो वर्ग आपस में समरूप होते हैं। देखो यहां से 3 वर्ग लिया है हमने, ये तीनों वर्ग आपस में एक दूसरे के समरूप है। ठीक है, तो दो वर्ग भी आपस में समरूप होते हैं। बातों को ध्यान रखना, सारे चैप्टर में यूज आने वाले हैं। दो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, इसका मतलब क्या है, देखो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। इट मीन्स कि अगर मान लो हमारे पास, मान लेते हैं ये त्रिभुज ए है, ये ABC है, और दूसरा त्रिभुज DEF है। मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। इस स्थिति में त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। अगर कोई दो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कुछ भी हो सकती है, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। बातें समझ में आ गई। कुछ बातें जो हमको यहां से समझ लेना है, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लिया हमने, हमारे पास
क्या है यहाँ पर, गौर से देखना क्या, हाँ ये ले लेते हैं। ये मान लो हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, देन दूसरा त्रिभुज हम ये ले लेते हैं, दोनों इक्वल होना चाहिए। अब ये दोनों त्रिभुज जो है ना समरूप है, ये समरूप नहीं सर्वांगसम है, ए बी सी डी ई एफ। अब ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। इट मीन्स कि यहां पर कोण ए बराबर कोण डी होगा, कोण बी बराबर कोण ई होगा, ई एफ, डी ई एफ, ये एफ है, ठीक है, और कोण सी बराबर कोण एफ होगा। साथ ही साथ अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि ए बी बराबर हो जाएगा डी ई, बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ, और ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ। तो ये सर्वांगसम है, और ये अगर सर्वांगसम है तो ये समरूप भी होगा, ये सर्वांगसम है तो समरूप भी होगा। लेकिन सपोज मान लो यही वाला त्रिभुज जो है ना, इसको हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, यहां पर हम थोड़ा अलग बना ले, एक ये त्रिभुज हमने लिया और दूसरा त्रिभुज हमने ये पकड़ा। अब देखो यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि ये समरूप नहीं होगा, एक त्रिभुज छोटा है दूसरा त्रिभुज बड़ा है, तो समरूप तो होगा नहीं। यहाँ पर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, मान लो ये 2 cm है, ये 2 cm है, और ये 2 cm है। अब इसका मतलब ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है और ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं होगा। तो यही कहा जा रहा है कि सभी सर्वांगसम आकृति समरूप हो जाती है, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम ना होती है। एक वृत्त और एक आयत समरूप नहीं हो सकते, इसी तरह से एक आयत और एक वर्ग समरूप नहीं हो सकते। जैसा कि हम यहाँ पर तुमको अगर बता दें, हम तुमको बोल दें, मान लो हमने क्या किया, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, फिर हमने क्या किया, एक वर्ग ड्रॉ कर लिया, ठीक है, फिर हमने क्या किया यहाँ पर ये एक वृत्त ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। फिर हमने क्या किया, ये वाला चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया हमने। अब हम बोल रहे हैं ना, ये जो जितने भी फिगर्स है इसमें से एक भी फिगर एक दूसरे के समरूप नहीं है। त्रिभुज वर्ग के समरूप नहीं है, वर्ग वृत्त के समरूप नहीं है, वृत्त इस वाले चतुर्भुज के समरूप नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के समरूप नहीं है। इस प्रकार को देख, तो पिक्चर इक्वल नहीं दिख रहा है तो समरूप कहाँ से होगा, पहले तो ये समझो, पिक्चर जब इक्वल ही नहीं है तो समरूप तो होगा नहीं। तो ये बातें समझ में आ गई। चलो अब देखो, दो यहां पर देखेंगे, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे। अब यहां पर हमको समझ लेना, मेनली तो हमको समझना है किसके बारे में, मेनली तो हमको समझना है त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के बारे में ही देख लेते हैं, अगर त्रिभुज के बारे में बात करनी है तो त्रिभुज के बारे में ही क्यों नहीं देखेंगे। चलो जी, मान लो हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज हम बना लेते हैं यहाँ पर ये। अब ये त्रिभुज अगर मान लो समरूप होना है इस त्रिभुज को, जैसा कि हमने बताया था, ए बी सी डी ई एफ, अगर हमको ये त्रिभुज ए बी सी समरूप चाहिए त्रिभुज डी ई एफ के, तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज होने चाहिए, या फिर त्रिभुज अगर ए बी सी डी ई एफ के समरूप है तो क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहली गुण, एंगल ए बराबर एंगल डी होना चाहिए, एंगल बी बराबर एंगल ई होना चाहिए, एंड एंगल सी बराबर एंगल एफ होना चाहिए। सबसे पहली गुण तो ये होनी चाहिए। देन दूसरी गुण क्या होनी चाहिए, तो दूसरी गुण की बात करेंगे, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं 4 5 6, इसको 8 10 12, ये मान लेते हैं भुजाओं की लंबाई है। तो अगर हम निकालते हैं ए बी बट्टे डी ई, यानी ए बी और डी ई भुजाओं का अनुपात निकालते हैं तो 4/8 निकलेगा, और काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2। इसी तरह से अगर हम निकाल दे बी सी बट्टे ई एफ का अनुपात तो ये निकल जाएगा 5/10, 5 दूनी 10, 1/2। और इसी तरह से अगर हम निकाल दे ए सी बट्टे डी एफ का अनुपात तो ये निकलेगा 6/12, 6 दूनी 12, यानी कि 1/2। तो कहने का क्या मतलब है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी
चाहिए, ये तुमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। यहाँ पर कोण ए बराबर देखो कोण डी होना चाहिए। कोण ये मान लो 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। 700 कितना हुआ 130, और ये 50 है तो ये भी 50 होगा। तो इस प्रकार से एंगल बराबर होना चाहिए और भुजाओं का अनुपात जो है ना वो समान होना चाहिए, तभी जाके त्रिभुज समरूप होगा। बातें समझ में आ गया जी। तो ये अपना पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है। अगले वीडियो हम देखेंगे क्या, एक्सरसाइज 6.1 कुछ छोटा सा एक्सरसाइज है, बिल्कुल 10 से 15 मिनट में वहां पर खत्म हो जाने वाला है। मिलेंगे क्या, आ रहे हैं अगली वीडियो में।